नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4 के यूनिट 2 के अंतर्गत एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र के बारे में हम पहले से पढ़ रहे थे और उसका ये दूसरा पार्ट है, यानी कि भाग 2 है, पार्ट 2 है। इसके पहले यानी कि पार्ट 1 में हमने जाना था नीति शास्त्र क्या है, एथिक्स किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने बात किए थे। और आज के क्लास में, इस क्लास में हम बात करेंगे नीति शास्त्र के ब्रांचेस के बारे में, यानी कि शाखाएं के बारे में। तो आप सभी को ज्ञात ही होगा, देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र के 4 ब्रांचेस हैं, 4 शाखाएं हैं नीति शास्त्र की। वो कौन कौन है चलिए देखते हैं। पहला आपका है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, यानी कि वर्णनात्मक नीति शास्त्र, और दूसरा है आइडियोलॉजिक एथिक्स, इसका हिंदी होता है आदर्शवादी नीति शास्त्र, और तीसरा आपका है मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स यानी कि अधिक नीति शास्त्र, और चौथा और अंतिम है अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र। तो ये 4 होते हैं, 4 ब्रांचेज हैं, 4 ब्रांचेज आपके नीति शास्त्र। इससे आप लोग नोट आउट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे। नीति शास्त्र के 4 ब्रांचेज होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि इन चारों में क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला हेडिंग देंगे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, यानी कि वर्णनात्मक नीति शास्त्र। वर्णनात्मक नीति शास्त्र में आता क्या है, हम पढ़ते क्या है। इसके अंतर्गत नीति शास्त्र की वह शाखा है जो नैतिकता के संबंध में प्रचलित विश्वासों का अध्ययन करता है। यह क्या करता है? नीति शास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है जो नैतिकता के संबंध में प्रचलित विश्वासों का, जो विश्वास प्रचलित हो गया है उसके बारे में ये अध्ययन करता है। इसे हम कहते हैं वर्णनात्मक नीति शास्त्र, यानी कि नीति शास्त्र का वह ब्रांच, वह शाखा जो नैतिकता के संबंध में प्रचलित विश्वासों का अध्ययन करता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्णनात्मक नीति शास्त्र। इसकी पद्धति जो है अनुभाविक होती है, अर्थात यह आगमनात्मक यानी कि परीक्षात्मक पद्धति पर आधारित होता है। ये आगमन पद्धति पर कार्य करता है। आगमन और निगमन आप सभी पढ़े ही होंगे, बीएड के पाठ्यक्रम में पढ़ना भी आप लोग का है। तो आगमन और निगमन में होता क्या है, ये हम अगर समझे रहेंगे तब हम वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, आपके आगमन पद्धति पर कार्य करता है। जैसे आपकी आगमन पद्धति काम करती है वैसे ही यह भी काम करता है। हम यहाँ संक्षेप में आपको आगमन और निगमन के बारे में बताए थे, क्योंकि इसका बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, आप सभी ने क्लास किया भी होगा। बस आपके समझने के उद्देश्य से आगमन और निगमन क्या होता है संक्षेप में यहाँ बताए थे, आप इसको नोट आउट कर लेंगे और याद रखेंगे। देखिए आगमन विधि में होता क्या है, आगमन विधि वैसी विधि है जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है और उदाहरण से नियम तक पहुँचता है। आगमन विधि में होता क्या है, बच्चे को हम मुक्त फ्री छोड़ देते हैं, मुक्त छोड़ देते हैं और वो स्वयं करके सीखता है। वो खुद काम करेगा, गलतियां करेगा और उससे सीखेगा, यानी कि वो उदाहरण से नियम तक पहुंचता है। इसे कहा जाता है ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ ले आता है, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ ले जाता है। जैसे यदि हम एक उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे एक बच्चे को हम गेंद देंगे और कहेंगे गेंद तुम आकाश में फेंको, बच्चा गेंद आकाश में फेंकेगा, पुनः फिर वो धरती पर आकर गिरेंगे। तो बच्चे के दिमाग में शंका आ गया कि धरती पर क्यों गिरा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहा है वहाँ पर। उसके बाद उसे पूछा जाएगा कि धरती पर क्यों गिर रहा है, तो धरती पर इसलिए गिरा क्योंकि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, एक शक्ति है, एक पावर है जो इसे अपनी ओर खींच रही है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गेंद जो है वापस धरती पर आकर पुनः गिर गई। तो इसमें क्या हुआ, पहले हम बच्चे को उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए, उसके बाद उसको नियम समझाए कि पहले उदाहरण दिखाते हैं कि देखो गेंद फेंके नीचे गिरा,
ये उदाहरण देख लिया, उसके बाद उसे नियम बता देंगे। देखो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इस वजह से ऐसी हो रही है। तो आगमन विधि में होता क्या है, बच्चे करके सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं और उदाहरण से नियम तक पहुंचते हैं। और यदि हम निगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि से ठीक उल्टा होता है आपका निगमन विधि। निगमन विधि में होता क्या है, यह वैसी विधि है जिसमें बालकों को पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। तो इसमें होता क्या, पहले हम नियम बता देंगे, पहले फॉर्मूला बता देते हैं, देखो ऐसे होता है, उसके बाद आपको हम प्रश्न देते हैं बच्चे को, तो उसके बाद वो प्रश्नों का मतलब सोल्यूशन निकालते हैं। यानी कि वैसी विधि जिसमें बालकों को पहले नियम दिया जाता है और उसके बाद उदाहरण के द्वारा उसे समझाया जाता है। इसे कहा जाता है यह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाता है। तो ये दो विधि था, आगमन और निगमन विधि। हम किसी अलग वीडियो में आपको विस्तार से आगमन और निगमन के बारे में समझा देंगे। यहाँ पर हमने संक्षेप में बताया क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एथिक्स के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में। तो नीति शास्त्र का पहला जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टेज जो है, ये काम कैसे करता है, यह आगमन विधि पर काम करता है। जो आपका वर्णनात्मक नीति शास्त्र है, ये काम करता है आगमन विधि पर। तो इसलिए हमने आगमन और विधि के बारे में थोड़ा सा चर्चा की है। आगे इसमें जानते हैं, यह विभिन्न समुदायों में रहने वाले लोगों के जीवन का एक सामान्य प्रतिदर्श या प्रतिमान होता है, प्रतिमान प्रस्तुत करता है। वर्णनात्मक नीति शास्त्र के अंतर्गत इस बात की भी खोज एवं पहचान की जाती है कि किसी समाज में कौन से नैतिक एवं आदर्श नियम प्रचलित हैं। वर्णनात्मक नीति शास्त्र नैतिक प्रतिमानों के अध्ययन का एक स्वतंत्र उपागम है, यानी कि स्वतंत्र अप्रोच है, जो कि पर्यवेक्षण पर आधारित होता है, न कि मूल्यों पर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, आपका जो ये वर्णनात्मक नीति शास्त्र डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, ये किस पर काम करता है, यह आगमन विधि पर काम करता है, यानी कि पहले ये उदाहरण से नियम तक पहुंचता है। तो इसमें हमने यहाँ जाना कि यह जो आपके दैनिक जीवन में जो भी कार्य होते हैं उस पर यह काम करता है। यह जो है पर्यवेक्षण पर आधारित होता है, न कि मूल्यों पर। जो भी मूल्य बना दिया गया है, जो नियम बना दिए गए उस पर यह काम नहीं करता है। यह पहले उसको करके देखता है कि जो नियम बनाया गया है क्या वो नियम सही है या सही नहीं है। सही है तो क्यों है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, गलत है तो गलत क्यों है, और सही है तो सही क्यों है, इसके बारे में ये काम करता है। इसमें मेन आपका होता है आगमन विधि पर काम होता है। इसमें मेन हम प्रैक्टिकल पर ध्यान देते हैं, हम इसको पहले नियम पर नहीं जाते हैं, पहले करके देखते हैं, उसके बाद हम मूल्यों पर जाते हैं। तो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, यानी कि वर्णनात्मक नीति शास्त्र। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे ब्रांच के बारे में, यानी कि नीति शास्त्र के दूसरे ब्रांच जिसमें पढ़ना है आइडियोलॉजिक एथिक्स, यानी कि आदर्शवादी नीति शास्त्र। आदर्शवादी नीति शास्त्र का संबंध उस आदर्श या मापदंड से है जिसके आधार पर उचित और अनुचित आचरण का निर्णय किया जा सके। इसमें आइडियोलॉजिक में क्या किया था, आदर्शवादी नीति शास्त्र में इसका संबंध उस आदर्श या उस मापदंड से होता है जिसके आधार पर उचित और अनुचित आचरण का निर्णय किया जा सके। दूसरे शब्दों में यदि समझना चाहें हम तो नीति शास्त्र के इस शाखा के अंतर्गत आचरण का आदर्श बतलाया जाता है, यानी कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए इसके बारे में आदर्शवादी नीति शास्त्र के अंतर्गत बताया जाता है। अर्थात मानव का आचरण कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। आदर्शात्मक नैतिक सिद्धांत का एक क्लासिकल उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है, शास्त्रीय उदाहरण है, और वो है गोल्डन रूल। शायद आप सभी जानते होंगे गोल्डन रूल के बारे में। आपका गोल्डन रूल एक फार्मूला है, यानी कि एक नियम है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के बारे में शायद आप सभी जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। गोल्डन रूल एक फार्मूला है, एक नियम है, जिसके अनुसार गोल्डन रूल के नियम के अनुसार हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो कि हम
स्वयं के लिए पसंद करते हैं या फिर हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल का फॉर्मूला में क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया, इस नियम का अर्थ ये होता है कि हम इंसान को दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही सलूक करना चाहिए जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारा मान सम्मान करे, हमारा इज्जत करे, तो हमें भी दूसरों का वैसे ही मान सम्मान और इज्जत देना चाहिए, तभी वो आपको वैसा देगा। तो कहा भी क्या है? टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, जैसा आप बिहेव करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा परिणाम। उससे अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। तो गोल्डन रूल में यही कहा गया है, इसका नियम यही है, हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। इसी तरह तर्क के आधार पर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किया गया कार्य उचित है या फिर अनुचित। हम यहाँ पर तर्क करेंगे, हम क्या तर्क लगाएंगे? हम यहाँ पर गोल्डन रूल का तर्क लगाएंगे। गोल्डन नियम के अनुसार हम तर्क करके यह सुनिश्चित करेंगे कि जो कार्य किया गया था वह कार्य उचित था कि अनुचित था, सही था कि गलत था, राइट था कि रॉन्ग था। इसकी हम विवेचना करते हैं तर्क के आधार पर आदर्शवादी आइडियोलॉजिक एथिक्स के अंतर्गत। आदर्शवादी नीति शास्त्र में हम ये जानते हैं कि किसी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण का आदर्श इसमें जाना जाता है। मानव के आचरण को, मानव के व्यवहार को हम आदर्शवादी नीति शास्त्र के अंतर्गत स्टडी करते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना डिस्क्राइबिंग एथिक्स एंड आइडियोलॉजिक एथिक्स के बारे में, यानी कि आदर्शवादी नीति शास्त्र और वर्णनात्मक नीति शास्त्र के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। और अगले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम जानेंगे अधिनीति शास्त्र, मेटा एथिक्स और अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र, अप्लाइड एथिक्स के बारे में। वो आपका पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में इतना ही। हम तीसरे वीडियो पार्ट 3 में बाकी 2 सेक्शन को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।